बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ वर्ल्ड। मैथ वर्ल्ड आज आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने जा रहा है। उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि चैप्टर नंबर 4 जो कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का नाम रखता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है, एनालिटिकल ज्योमेट्री का इस्तेमाल किधर होता है और एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में हमें किस शख्स ने बताया था। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था और उसका नाम था रेने डिस्कार्ट। ये 1596 में पैदा हुआ और 1650 के अंदर फौत हो गया। इस शख्स ने बहुत कारनामे सर अंजाम दिए। इसने हमारी रहने वाली जिंदगी को आसान बना दिया। इसने मेजरमेंट के तरीके दरियाफ्त किए। इसने हमें ये बताया कि एनालिटिकल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है और क्या इसके अंदर तब्दीलियाँ लाई गई और क्या इसको यूज़ करने का मेथड है। पहले नंबर पे इसको एक नाम दिया जाता है फादर मॉडर्न फिलॉसफी। मॉडर्न के अंदर, जदीद दौर के अंदर जो भी हम ज्योमेट्री के बारे में इल्म हासिल करते हैं वो इस शख्स का बनाया हुआ है, रेने डिस्कार्ट का, यानी फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसे आप फादर ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री का तख्लीक करने वाला कौन है? रेने डिस्कार्ट। उसके बाद नंबर या वेरिएबल राइट इन द फॉर्म ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, यानी पावर के अंदर लिखना। ये पावर के अंदर लिखने का तरीका हमें किसने बताया? वो भी रेने डिस्कार्ट की मेहरबानियां हैं हम पर कि हमें पता चला कि इस अंदाज से भी हम लिख सकते हैं। शुरू में हम यूं लिखा करते थे x इंटू एक्स, तो वो एक्स स्क्वायर बनता है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर किसने बनाया? उस बंदे का नाम है रेने डिस्कार्ट। इसने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी। बजाय इसके कि आप ये ज्यादा स्पेस लें, x लिखे, इससे बेहतर है x की पावर 2 लिख दें। यानी इंडेक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। ये सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखने के बाद हमें एक इक्वेशन मिल गई, जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ a, b और c जो यूज किए जा रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन माइंड में पैदा होता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम रियल कहते हैं, रियल कांस्टेंट कहते हैं। यानी ये हमारे पास x, y, z जो है उनको वेरिएबल कहते हैं और a, b, c या कोई भी इस्तेमाल होने वाले नंबर जो कोएफिशिएंट होते हैं x, y, z के, वो क्या कहलाते हैं? आर दी कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर आप ये पढ़ेंगे डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस पॉइंट का लाइन के कैसे फाइंड होता है। यानी देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। जी, तो बता सकता है डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला। अगर वो फासला कम से कम कर दिया जाए तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम आपको बताएंगे कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है और ये कैसे डिराइव होता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज का हमारा लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल है कि ये इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर मकसद क्या है डिस्कस करने का, क्या क्या चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स टू अ लाइन, यानी लाइंस दी हुई हैं उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है। एनी पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी रेशो फार्मूला, एक ही लाइन है उसके दरमियान हम बाई पार्ट्स कर देते हैं, उसके हिस्से बना देते हैं, फिर उनके दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये भी मेहरबानियां किसकी है? रेने डिस्कार्ट की। इसका मतलब है मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने फासला फाइंड करना है। मिड पॉइंट, मिड क्या होता है? सेंटर हिस्सा। मिड क्या होता है? सेंटर हिस्सा। मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं मिड पॉइंट की, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं। अगर इनका सेंटर निकाला जाए तो वो मिड पॉइंट कहलाता है। और अगर पहला पॉइंट x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट x2 y2 हो और मिड पॉइंट होगा x और y,
x की जगह होगा x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिकली मिड पॉइंट का फार्मूला है। हम आपके सामने जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इसको कंप्लीट डिराइव करेंगे। जस्ट अब हमने आपको बताना है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमने डिस्कस करना है, उसमें क्या क्या खास बातें हैं। जी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ax प्लस वाई या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज हो, बेशक दो वेरिएबल यूज हो लेकिन पावर के अंदर ना हो। अगर पावर के अंदर चला जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और अगर 3 के अंदर चला जाए तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन यानी पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इस तरह जब हम पावर बढ़ाते जाते हैं तो वो वैल्यू बढ़ती जाती है, इक्वेशन बढ़ती जाती है। तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, ये भी हमें हेल्पफुल साबित हुआ यही शख्स जिसका नाम है रेने डिस्कार्ड, फ्रेंच मैथमेटिशियन है। मैं दोबारा आपको बता दूं, फ्रेंच मैथमेटिशियन, ये बात बोलनी नहीं चाहिए आप लोगों को। जी आगे है जी, हमारे सामने हमने एक इंक्लाइन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन क्या होता है जिसे हम स्लोप कहते हैं। इंक्लिनेशन, स्लोप, राइज ओवर रन, इसे डेरिवेटिव भी कहते हैं, याद रहे। राइज ओवर रन बेसिकली स्लोप कहलाता है और स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं और इस ग्रेडियंट को डेरिवेटिव भी कहते हैं। जी अच्छा, हम बात कर रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, व्हाट इज अ स्लोप। स्लोप की टाइप्स हैं, स्लोप की मुख्तलिफ टाइप्स आप पढ़ोगे। इसके अंदर आप ये फर्स्ट सबसे पहले आप पढ़ोगे कि स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ गिवन वन लाइन, स्लोप ऑफ एनी 2 लाइन, स्लोप पैरेलल हो तो कैसे होता है, स्लोप परपेंडिकुलर हो तो कैसे होता है, स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप को किस अंदाज से लिखते हैं। ये जैसे जैसे हम चैप्टर वाइज इसको एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसकी बेसिक के अंदर हम आपको बताएंगे कि स्लोप क्या होता है। लेकिन ये सारी बातें बताने में इस एक शख्स का किरदार है। फिर वो कहता है स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो या जीरो हो या उसके अलावा हम अनडिफाइंड बात कर दें, ठीक है, अनडिफाइंड, तब भी स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं इसी की मेहरबानी की वजह से। अच्छा, उसके अलावा इस चैप्टर में आप एक कमाल की चीज पढ़ोगे, वो ये है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बनते कैसे हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आइए अब हम डेफिनेशन की तरफ गौर करते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री में लफ्ज आता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का लफ्ज किधर से आया, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, जियो और मैट्रन। The word geometry was derived from two Greek words, geo and matron. Geo का क्या मतलब होगा? Geo means earth, matron means measurement। इनको कंबाइन करें तो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। It is the branch of mathematics. It is the branch of mathematics deals with the study of, क्या लिखेंगे, study of measurement of the earth is called ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद बात करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है? एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर अलजेब्रा और लिटिकल मींस लॉजिकल, ज्योमेट्री
लॉजिकली तरीके से आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अलजबरा, अलजब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली आपने जो काम करना है उसे आप एनालिटिकल ज्योमेट्री का नाम देंगे। द एनालिटिकल ज्योमेट्री, शेप्स एंड साइजेस। एनालिटिकल, एनालिसिस। एनालिटिकल कहाँ से निकला है? एनालिसिस से। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? तज्जिया करना। आपने ये एनालिसिस करना है कि इसके ऊपर क्या हम थ्योरम लगाएं, कौन सा इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, कौन सी एप्लीकेशन आप उसके अंदर रखें, ज्योमेट्री की कौन सी एप्लीकेशन रखें, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी बातें एनालिटिक के अंदर आ जाती हैं। एनालिटिक के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली हमारे पास ट्राइंगल आ जाती है, राइट ट्राइंगल आ जाती है, ओब्लिक ट्राइंगल आ जाती है, या इस तरह के कोई भी इक्वेशन, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाती है, सॉल्व की जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। अच्छा, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली हम प्रूव करते हैं, थ्योरेटिकली हम प्रूव करते हैं कि मिसाल के तौर पे हम ये बात साबित करना चाहते हैं 3 पॉइंट्स फॉर्म्स और राइट एंगल ट्राइंगल, 3 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कि हम कोई थ्योरम यूज़ कर देते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला के तहत हम उसे सॉल्व करते हैं। किस तरह से करते हैं? थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली हम उसकी शेप बना देते हैं, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बना देते हैं, राइट ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल बना देते हैं, ओब्लिक ट्राइंगल बना देते हैं, यानी जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो उस तरह की हम शेप बना देते हैं। अच्छा, थ्योरम्स ऑफ अ पोस्टुलेट, मिसाल के तौर पे पाइथागोरस थ्योरम, पॉलीगॉन सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन आ जाती है उसे हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम्स। उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकली। और अगर कोई शेप बनाते हैं, ट्राइंगल आ जाती है, राइट ट्राइंगल आ जाती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाती है, या कोई और ट्राइंगल आ जाती है, ट्राइंगल्स की काफ़ी टाइप्स हैं, तो वहाँ ज्योमेट्री जो है वो प्रैक्टिकल कहलाती है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? क्वेश्चन ये पैदा होता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री की डेफिनेशन मैं कैसे लिखूंगा? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ शेप्स एंड साइज, जिसमें हम शेप भी डिस्कस करते हैं, साइज भी डिस्कस करते हैं, बाय सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम्स। कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं कुछ थ्योरम की मदद से। तो इस तरह की जो ट्रिग्नोमेट्री उसे हम अक्लेडियन ज्योमेट्री कहते हैं। तो बात हमारी फिर वहीं रह गई, ये डेफिनेशन तो अक्लेडियन ज्योमेट्री की बन गई। एनालिटिकल ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी? एनालिटिकल ज्योमेट्री इज द मिक्सचर ऑफ अलजब्रा, theoretically, practically, Euclidean geometry makes analytical geometry. Geometry. It is the branch of mathematics that deals with the help of algebra, Euclidean geometry. Algebra. Algebra means a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Algebra. A square minus b square, a plus b into a minus b. Algebra. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square का square root, distance formula with the help of algebra. तो यहाँ अक्लीडियन ज्योमेट्री, अक्लीडियन ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम्स, अप्लाई एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करने से हम तस्वीरें बनाते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन यूज करते हैं, जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कैसे जनरेट होता है? ये सी होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, और यहाँ से हम लिखते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम उस वक्त बनता है जब उसके दरमियान एक एंगल 90 का होता है, और ये दोनों साइडें ऐड करते हैं तो थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम का नाम देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में पता चले। इक्वेशन, हाँ बात शुरू होगी इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है? एनी स्टेटमेंट इन विच द इक्वल साइन कैन बी यूज्ड इज कॉल्ड इक्वेशन। अगर इक्वल साइन ना हो, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल हो,
ग्रेटर देन इक्वल हो तो उसे आप क्या कहेंगे, इन इक्वालिटी। इक्वल नहीं, इन इक्वालिटी। कंप्लीट, इनकम्प्लीट। इक्वल, इन इक्वल। मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं इक्वल की, तो इक्वलिटी, इक्वल, इन इक्वल, नॉट बराबर यानी इक्वल नहीं है, इन इक्वलिटी। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा बराबर हो सकता है, बड़ा भी बराबर हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता, उसे आप क्या कहेंगे, इन इक्वलिटी। जी अच्छा, हम इस सारी एनालिसिस के बाद हमें क्या पता चला, हम एक खास नतीजे पर पहुंचे। वो खास नतीजा क्या है कि ज्योमेट्री मिक्सचर किसका, अलजबरे का। अलजबरा और ज्योमेट्री का जो मिक्सचर है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री कहलाती है, और इसे एक और नाम दिया जाता है जिसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टेशियन ज्योमेट्री का नाम देते हैं। अच्छा, कार्टेशियन ज्योमेट्री से चलें तो सबसे पहले कार्टेशियन डिफाइन करना पड़ेगा। कार्टेशियन एक सिस्टम होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे, मिसाल के तौर पे हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस, वन इज द पैरेलल अदर इज द परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ, हम दो लाइंस लेते हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहाँ का जो हिस्सा बनता है उसे आप कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। किस तरह से, आइए अब हम डिफाइन। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, को अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, आपस में मिलना, कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, एब्सिसा एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाने से जो नया क्वाड्रेंट हासिल होता है, नई लोकेशन हासिल होती है, उसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इन अ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर, इन अ ज्योमेट्री अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द सिस्टम। ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दैट यूजेज वन और मोर नंबर, एक या एक से ज़्यादा नंबर आर कोऑर्डिनेट्स टू यूनिकली डिटरमिन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। हम बात करते हैं इस पॉइंट की, पॉइंट पी है 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, और ये जो पॉइंट हमें हासिल हुआ, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 3,2। तो इस पॉइंट की ये जो पोजीशन है, ये बताने से हमें एक सिस्टम हासिल हुआ जिस सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। हमें इसकी डेफिनेशन पर गौर करना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। किस तरह, ये एक लाइन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, स्ट्रेट लाइंस, एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजेंटल, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। वो कौन सी लाइन होगी, वन इज दी हॉरिजेंटल एंड अदर इज दी vertical, one is the horizontal, other is the vertical, are mutually perpendicular। परपेंडिकुलर यूं होता है, मार्कर परपेंडिकुलरली, ये जो अलामत है ये परपेंडिकुलर शो हो रही है। यहाँ पे देखें, ये हिस्सा क्या शो कर रहा है, परपेंडिकुलर, यानी इनके दरमियान आपस में जो जाविया है, आपस में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। कोई भी दो लाइनें जब आपस में मिलें, वहाँ पे आप देखें कि एंगल 90 का जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली उन दो लाइनों को आप क्या कहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली इन दो के दरमियान और म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है,
एज लाइक परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ऐसा सिस्टम जो वहाँ से जनरेट होगा उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन इज द हॉरिजॉन्टल अदर इज द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स ओ एक्स डैश, यानी इसे लिख सकते हैं कैपिटल एक्स, ठीक है, ओ कैपिटल एक्स डैश। और ये हमारे पास कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल। कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल। अब इसे लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल। और अगर वाई ओ वाई डैश की बात करें, यानी कैपिटल वाई ओ वाई डैश, तो उसे क्या नाम देंगे, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से और आती है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है, उसके अंदर एक लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम वाई एक्सिस कहलाता है। क्वाड्रेंट्स कैसे जनरेट किए जाएंगे, उससे पहले पेयर एक्स वाई का ऑफ रियल नंबर्स, उसमें दो नंबर आते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाता है, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट्स। अब हम देखना ये चाहते हैं कि इन विच वाई कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्डिनेट्स, यानी कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट हमारे पास पी है, एक्स कोमा वाई। हम क्वाड्रेंट्स की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड, उसे डिवाइड कर देंगे। कैसे, डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स known as quadrant। Types of quadrant, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant। First quadrant in which point P x comma y must be positive, x comma y must be positive, it means x is greater than 0, y is greater than 0, but in second quadrant x is negative and y is positive। पॉइंट बनेगा यहाँ पर P, x हमारा नेगेटिव होगा और y हमारा पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन थर्ड में जाएंगे, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। पॉइंट को हम यूँ लिखेंगे, एक्स इज नेगेटिव वाई इज नेगेटिव। लेकिन जब हम फोर्थ में जाएंगे, एक्स हमारा पॉजिटिव वाई हमारा नेगेटिव, तो पॉइंट क्या बनेगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स बनते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो उनको हम क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। 4.1 डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन पॉइंट P x y, x इज ग्रेटर देन 0। आपने इसे बताना है कि ये पॉइंट किस जगह पर लाई कर रहा है। सबसे पहले देखें x ग्रेटर देन 0, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि x हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम इस क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे और आकर देखेंगे कि इसकी लोकेशन जो है वो किस जगह पर वैलिड है, फर्स्ट में और फोर्थ में।
क्योंकि इधर भी हमारा x पॉजिटिव है और इधर भी हमारा x क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, शेडेड एरिया, यानी अगर मैं इसको नाम दूं लेफ्ट का, इसको नाम दूं राइट का, तो हम क्या लिखेंगे, राइट हाफ प्लेन as shown in the figure, means the location of point x is greater than 0 lies in right half plane, right half प्लेन। इसी तरह अगर हमारे सामने आ जाए x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अब हम दो पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक x है और दूसरा y है। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x तो हमारा पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन आ सकता है, बिल्कुल नहीं। और अगर मैं इधर जाऊँ तो y तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है लेकिन x हमारा क्या है, वो नेगेटिव होता है, यानी x हमारा लेस देन 0 आ जाता है। ये भी फिर हम नहीं यूज़ करेंगे। तो फिर इसकी लोकेशन कहाँ होगी, चलो देखते हैं। में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास x क्या है, वो तो नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये भी बात गलत होगी। इसका मतलब हमारी जो लोकेशन है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है। इसका मतलब इसका जो आंसर है हम क्या लिखेंगे, शाबाश, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट in which x and y both are positive. Its location is first quadrant. Write the location of a plane x is equal to 0. सबसे पहले प्लेन ड्रा करते हैं और x 0, यहां पर देखें x क्या है, 0। और अगर मैं इस तरफ मूव होता हूं तो x आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर मैं इस तरफ मूव होता हूं तो पॉइंट क्या आ जाएगा, -1 -2 -3। मूवमेंट किस तरफ, इस तरफ। तो x तो बड़ा, वो कह रहा है x 0। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इस वर्टिकल लाइन के ऊपर आ जाऊं, ऊपर चलता जाऊं, नीचे मूव करता जाऊं, तो x में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ओनली वर्टिकल लाइन represent x is equal to 0। लेकिन अगर इसी तरह लिखा हुआ हो y बराबर 0, इसका मतलब है कि हमारी जो मूवमेंट है, यहां पर देखें y 0 है और यहां पर y 1 है, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, आगे चलता जाए। मूव करता हूं नीचे की तरफ, -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अगर इसके ऊपर मैं मूव करता हूं तो x में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, x क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दूं तो y क्या होगा, 0 होगा, x क्या होगा, डेफिनेटली प्लस का होगा या माइनस का होगा। वो कहता है y बराबर 0, और वो सिर्फ यही एक लाइन है जिसके ऊपर हमें y 0 नजर आ रहा है। तो इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 मीन्स दैट ओनली द हॉरिजॉन्टल लाइन, ओनली
the horizontal line represent y is equal to 0। इसी तरह अगर x आ जाए नेगेटिव, y आ जाए पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? y पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट में y हमारा पॉजिटिव है, लेकिन x हमारा भी पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ x हमारा पॉजिटिव होता है। दूसरे पे चलते हैं, तो x तो हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन y भी जो है वो पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बात ठीक है, y हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और x हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? इट्स लोकेशन ओनली इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर x बराबर y के हो, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? यानी या तो x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, या x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, दोनों बराबर है ना। यानी इधर नेगेटिव हो कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा। दोनों पॉजिटिव हूँ, दोनों नेगेटिव हूँ, बात तो ठीक है। इसका मतलब इसकी जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, हम लिखेंगे इट्स लोकेशन इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट x mod y mod। इससे पहले आपने एक क्वेश्चन किया था x बराबर है y के, और ये है x mod y mod। सबसे पहले हम मॉड को देखते हैं कि मॉड क्या होता है। इसे आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, मॉडुलस वैल्यू भी बोलते हैं। इसे हम यू लिखते हैं, एक x पॉजिटिव और एक x नेगेटिव। जहाँ हमारा x ग्रेटर देन 0 होता है और यहाँ हमारा x लेस देन 0 होता है। इसका मतलब आपने अपोजिट चेक करना है, यानी सेम चेक करना है, x और y दोनों बराबर हो। अगर देखते हैं कि अगर x y के बराबर है, यानी अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो x बराबर आ सकता है y के। लेकिन अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊँ तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी मैं लिख सकता हूँ -x बराबर है -y के। तो ये कैंसिल हो के x बराबर y आ जाता है, ठीक है, बराबर है दोनों। इसका मतलब हमने देखा कि अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हूँ या दोनों नेगेटिव हूँ तो वो दोनों बराबर होते हैं। एक ये बात, और दूसरी बात, अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, फिर हम इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस के अंदर अगर x की वैल्यू है तो वो प्लस देती है, यानी -x mod प्लस का वैल्यू देगा, और इसी तरह अगर -y रखे तो वो भी प्लस की वैल्यू देगा। इसका मतलब इसमें आंसर के अंदर दो चीज़ें आएंगी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, आल्सो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम लिखेंगे इसका आंसर x mod is equal to y mod, its location lies in first and third, also second and fourth quadrant। यानी ये फर्स्ट और थर्ड में भी है, सेकंड और फोर्थ में भी पाया जाता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, x mod ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसका मतलब मैंने मॉडुलस की वैल्यू ओपन की, ये भी हमारे पास क्यों y का नाम नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, तो हमारी जो लोकेशन है वो सिर्फ x एक्सिस के ऊपर आ रही है, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर आ रही है, -3 से +3 तक। ऑन x एक्सिस लेस देन इक्वल टू 3, यानी -3 इधर भी हम जा सकते हैं और +3 इधर भी हम जा सकते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं, मैथमेटिकली तो ये बन जाएगा, मॉड को ख़त्म करें प्लस माइनस ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो -x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अगर इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ प्लस -1 के साथ, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू -3। अगर मैं इसे कंबाइन करूँ तो ये इस तरह की फॉर्म बनाएगा, -x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू +x। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स।
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। उससे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। एक पॉइंट ए है, जनरली हम बात कर लेते हैं x1 y1। एक पॉइंट बी है x2 और y2, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है d, विच इज इक्वल टू ए बी मॉड। तो मॉड का फार्मूला ओपन करें, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ये ज़रूरी नहीं है, आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। तो ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला। ये हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर। पॉइंट ए है तो इसे हम x1 का नाम देंगे, इसे y1 का नाम देंगे। अगर इधर देखें तो ये हमारे पास पॉइंट x2 हो जाएगा, इधर देखें तो y2 हो जाएगा। अब आपने फाइंड करना है डिस्टेंस, तो ये वही फार्मूला लग जाएगा, ए बी इज इक्वल टू -2 - 3 होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 25 + 25 50 √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो क्या बन जाएगा, 25 ज़रब 2 50 होता है, 25 का क्या होता है 5, 2 बाहर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट बहुत इजी था, वो आप खुद करेंगे, और थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि इसके अंदर रेशो आ चुकी है, बटे की फॉर्म आ चुकी है, तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होगा जिसमें हम इसे फर्स्ट को x1 का नाम देते हैं, सेकंड को y1 का नाम देते हैं, इसी तरह फर्स्ट को x2 का नाम देते हैं, सेकंड को y2 का नाम देते हैं। ये 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर देते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। वैल्यू दर्ज करें जी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू -3 √5 और +5 होल का स्क्वायर प्लस 5 और ++ +5 + 1/3 होल का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें, शाबाश, ये आ जाएगा d इज इक्वल टू, ये +1 है, ठीक है, और 5 है, और ये हमारे पास ये 5 नहीं है बल्कि ये √5 है, तो ये √5 के साथ 1 है और ये -3 है, इसका मतलब ये बन जाएगा -2 √5 होल का स्क्वायर। लेंगे तो बन जाएगा 15 + 1 16 16/3। तो ये इसको ओपन करें, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 3 का 9 होता है। एल्सियम ले, ये इसके नीचे 1 है, तो 180 + 2 56, तो ये हमारे पास बन जाएगा 436। नीचे 9 है, तो इसे अगर मैं यूँ लिखूँ तो ये बन जाएगा 109 × 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 बाहर आ जाएगा, और 109 डिवाइडेड बाई 3। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द मिड पॉइंट। डियर स्टूडेंट, मिड पॉइंट, ये देखिए मेरे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है, और जहां से मैंने पकड़ा हुआ है ये इसका मिड पॉइंट है, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पे इक्विलिब्रियम की हालत मौजूद हो, उसे आप क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो इसको अगर मैं पॉइंट ए का नाम दूं, x1 y1, और इसके सेकंड पॉइंट को मैं बी का नाम दूं, x2 y2, इसका अगर मैं इस सेंटर निकालूं तो वो सेंटर क्या होगा, x, y, और वो जो x है वो किसके बराबर होगा और जो y है वो किसके बराबर होगा। देखिए बच्चे, जब मैं बात कर रहा हूँ x2 और x1 की, इनको ऐड करूंगा तो एक हिस्सा मिल जाएगा x वाला, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमें जो मिड पॉइंट मिला वो x, y है। अब इसी फार्मूले को देखते हुए, ये हमारा एक रॉड था, ठीक है, ये उसका मिड पॉइंट था। इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
2 का ए पार्ट है a इंटू 3 1 b माइनस 2 4। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाएगा x1, सेकंड पार्ट y1, फर्स्ट पार्ट x2, सेकंड पार्ट y2। x निकालें, शाबाश, क्या निकलेगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 1/2। y निकालें, क्या निकलेगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो क्या निकलेगा 1/2 माइनस 3/2। इसी तरह अगर यहाँ से निकालें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा -1 जो है वो क्या बन जाएगा y2। फार्मूला लगाएं तो x हमारे पास आ जाएगा -8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बन जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2 यानी -3। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 2/2, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी इसका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो बन जाएगा -3, 1। अच्छा, इसी तरह अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए सी पार्ट है तो हम कैसे लिखेंगे x =√5 प्लस, तो वो माइनस है तो -3√5 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखना ये है कि √5 के साथ क्या लिखा हुआ है 1, जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है। 1 और -3 ऐड करें तो -4 हो जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ -4√5 डिवाइडेड बाई 2। 2 इससे कैंसिल करें -2√5, ये x की वैल्यू आ गई। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम y की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा -1/3 प्लस 5/1 डिवाइडेड बाई 2। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा -1 + 15 डिवाइडेड बाई 3/2। ये नीचे 1 + 15 डिवाइडेड बाई 3 होल बाई 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। अब इसे कट करें तो ये बन जाएगा 7/3। इसका मतलब जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या नहीं मिला -2√5, 7/3। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following points are at a distance of 15 units from the origin? Dear students, इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक कोई भी पॉइंट जो दिया हुआ है ए है, बी है, सी है, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट आना चाहिए। यानी उसका डिस्टेंस 15 यूनिट आ गया तो आप कहेंगे यस कि इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 15 है, 15 है। अदरवाइज आप कहेंगे नो, यानी आपका मतलब आपने क्वेश्चन में यस लिखना है या नो लिखना है। ठीक है, ए पार्ट देखें, लिखा हुआ एक पार्ट उसने दिया हुआ है, इसका मतलब फ्रॉम ओरिजिन, यानी हमारे पास एक पॉइंट ए है जो कि गिवन है 0 0 ओरिजिन है ना, और दूसरा पॉइंट बी जो कि उसने दिया हुआ है 176 का स्क्वायर रूट 7। डियर स्टूडेंट्स, आपने फार्मूला वही डिस्टेंस का यूज करना है, ए बी मॉड = x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी 176 - 0 होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 होल स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये बन जाएगा 176, 4 का स्क्वायर 49। इसे ऐड अप करें कितना बनेगा 9 और 6 कितने होते हैं 9 और 6 15, 5 4 और 7 कितने होते हैं 12 और 1। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 2 5 इसका स्क्वायर रूट ले तो वो 15 आ जाता है, तो इसका आंसर आएगा यस। इसी तरह इसका बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट है हमारे पास, यानी ये पूरा क्वेश्चन है 10 - 10। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ए हमारे पास कौन सा है वही 0 0, और बी हमारे पास कौन सा है 10 - 10। डियर स्टूडेंट्स, आपने यही डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, तो 10 - 10 यानी कि 10 होल स्क्वायर प्लस 10 है -10 - 0 10 ही आ जाएगा होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये बन जाएगा 200। 200 का स्क्वायर रूट लें तो वो कभी भी 15 नहीं आता।
तो इसका आंसर आ जाएगा नो। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका सी पार्ट है और डी पार्ट है। इसका डी पार्ट अभी हम सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, बल्कि फोर्थ पार्ट है डी 15/2 15/2। जैसा कि ओरिजिन आपने यूज करना है, फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब ओरिजिन आपने ऑटोमेटिकली खुद यूज करना है। उसने पॉइंट एक ही देना है, ये मत ज़हन में बिठाएं कि उसने 2 पॉइंट देने हैं, नहीं, उसने एक ही पॉइंट देना है। तो दूसरा पॉइंट आपने खुद से माइंड में लेकर आना है, फ्रॉम दी ओरिजिन, यहाँ से देखते हुए। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ए बी पार्ट हमारे पास आ जाएगा 15/2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 15/2 - 0 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, 2 का होता है 4 प्लस 2 to 5/4। डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेसिकली बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 to 5 डिवाइडेड बाय 2। यूँ लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट अलग अलग करके, ठीक है, और नीचे 2 आ जाएगा। ये जो 2 to 5 है बेसिकली ये तो 15/2 डिवाइडेड बाई 2 है। इसका मतलब ये 15 तो नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। For show that the points A, B and C are the vertices of a right triangle. Right triangle. देखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल क्या होती है? देखिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी ट्राइंगल बनाते हैं जिस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो है वो लाजमी 90 का हो। एनी ट्राइंगल in which one angle is must be 90 डिग्री। इसे मैं पॉइंट ए का नाम देता हूं, इसे बी का नाम देता हूं और इसे सी का नाम देता हूं। अदर वर्ड्स, अगर पैथागोरस थ्योरम if the Pythagoras theorem satisfied या fulfill ठीक है, यानी सेटिस्फाइड हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, उसकी कंडीशन जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती हैं, तो उसे हम राइट ट्राइंगल का नाम देंगे। पैथागोरस क्या कहता था? सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ जो सी है वो हमारे पास बेसिकली ए सी है, और जो ए है वो बेसिकली हमारे पास देखें ये बी और ए यानी ए बी है। और इसी तरह जब हम इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, और दूसरा जो हमारे पास बी सी है यानी वो हमारे पास क्या है बी सी, यानी सी बी कर लें या बी सी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है उसको मॉड में लिखते हैं। ये तो मैंने आपके सामने थोड़ा खाका जो है वो बना के दिखाया है। असल काम तो हमारा क्या है, हमने इस क्वेश्चन को किस अंदाज से सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमने इसको बेसिकली पैथागोरस थ्योरम के तहत सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, उनके वर्टिसेस आ जाएंगे, ये बी है, ये सी है और ये ए है। तो वर्टिसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए बी डिस्टेंस, वही डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करते हुए ए बी यानी √3 यानी x2 - x1 होल स्क्वायर बाई 2 - y1 होल स्क्वायर, √3 - 0 होल का स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ जो हमारे पास ए बी बन रहा है, क्या बन रहा है 3, और ये भी हमारे पास -3 उसका स्क्वायर, ये √3 कैंसिल हो जाएगा ना जदर मुरबा। तो ए बी जो है हमारे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 3 ऐड करें कितना आ जाता है 12। ये ए बी आपने फाइंड कर लिया, ये जो ए बी है ये आपने फाइंड कर लिया, कितना बना 12 जो है, ठीक है। इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, स्मॉल ए का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है बी और सी, कितना बनता है जी बी और सी। मॉड में भी इसको लिख सकते हैं,
तो बी सी हमारे पास क्या होगा, ये सी और ये बी है, 0 माइनस √3 होल का स्क्वायर प्लस -2 और +1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 0 - 3, तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये बन जाएगा 4 का अंडर बी सी। इसका मतलब ये जो बी सी है इसकी जो लेंथ है वो कितनी आई 4 अंडर यानी 2, 4 अंडर भी लिख सकते हैं, और ये बेसिकली वैल्यू बी की है। और अब हमारे पास जो क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि हमने इसकी ये वैल्यू फाइंड करनी है, यह किसके बराबर होगा। डेफिनेटली अगर ये ए है ये बी है तो ये सी होगा, स्मॉल सी, और ये कैपिटल है, ठीक है। वेक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल आप इसको वैसे ये कैपिटल लिख दें और ये स्मॉल लिख दें, ये कैपिटल बी लिख दें, ये स्मॉल बी लिख दें, ठीक है ना। यानी ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल सी, ठीक है। अच्छा, तो बी सी के बाद डियर स्टूडेंट्स आपने यहाँ से फाइंड करना है ए और सी। सी ए भी लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते हैं। ए सी निकाल लें या सी ए निकाल लें, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम निकालते हैं जी, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी क्या फार्मूला होगा ए सी का, 0 - 0 होल का स्क्वायर प्लस ये वाला -2 और ये वाला -2 -2 होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ए सी ये हमारे पास बन जाएगा बेसिकली 0 + 4 का स्क्वायर 16, यानी ये हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। और ये जो बेसिकली वैल्यू है स्मॉल सी की है, कितना आया 16 का अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स जो हमारे सामने पाइथागोरस थ्योरम था उसने क्या कहा था, उसने यही बोला था ना कि उसकी जो साइड है यानी परपेंडिकुलर वाली उसको हम क्या कहते हैं ए, उसका स्क्वायर, और जो उसकी बेस है यानी बी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको हमने ए का नाम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू द सी स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो राइट ट्राइंगल वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल बना रहा है। चेक करते हैं जी, ए की वैल्यू क्या हमारे पास √12 उसका स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है √4 उसका स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है √16 होल का स्क्वायर, स्क्वायर मुरब्बा कैंसिल, स्क्वायर मुरब्बा कैंसिल और स्क्वायर मुरब्बा कैंसिल। ये बना 12 + 4 और ये कितना है 16, 12 और 4 कितने होते हैं 16, बराबर है 16। लो जी हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन है इनके जो दो पॉइंट्स हैं ए है बी है सी है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। टू इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, द पॉइंट्स this are the vertices of isosceles triangle। बाकी बातें तो सेम है, प्रॉब्लम यहां से जनरेट हो रही है आइसोसेल्स क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आइसोटोप, याद आया कुछ, आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है मास नंबर मुख्तलिफ होते हैं, उसे क्या कहते हैं आइसोटोप कहते हैं। मतलब आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो सेम, सेल्स डब्बा या खाना, ठीक है। यानी ऐसी चीज़, ऐसी डायग्राम जिसके अंदर उसके दो सेल जो हैं वो आपस में बराबर होंगे, यानी उसकी जो दो साइडें हैं वो बराबर होंगे। किसकी, ट्रायंगल। इससे हमें ये पता चला कि हम एक ऐसी ट्रायंगल बनाएंगे उस ट्रायंगल की दो साइडें जो हैं वो तीसरी साइड के इक्वल होगी, दो साइडें बराबर होंगी, ठीक है। कोई सी मिसाल के तौर पे हम एक ट्रायंगल जनरेट कर लेते हैं, उसका ये वाला जो पॉइंट है यानी डिस्टेंस है वो 5 है और ये वाला भी 5 है, इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है जाविये, यानी ऐसी शेप जिसके 3 जाविये होते हैं, और आइसो जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं उसे आइसोसेल्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने साबित करना है आइसोसेल्स के तहत। इसे हम बी का नाम देते हैं, इसे ए का देते हैं, इसे सी का दे देते हैं। सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं जी। ए बी कैसे फाइंड होगा डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूले के तहत फाइंड होगा। ए बी ये देखें -2 -3 -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर
तो डियर स्टूडेंट ये ए बी जो है मॉड की सूरत में हमारे पास क्या आएगा 4 और ये 5 होगा ना, -2 -3 -5 उसका स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 उसका स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसे ऐड करें तो 41 बनता है। 6 5 11, 1 2 और 1 3 और 1 असल वाला 4, 41। यानी ए बी जो है उसका आंसर 41 आया, 41 का अंडर रूट। इसका मतलब इसका या इसका, इन दोनों में से किसी एक का आंसर अगर 41 आ जाता है तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपने साबित कर देना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं आर बी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स अब आपने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कौन सा पॉइंट फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स? आपने ए बी के बाद ये वाला पॉइंट बी सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी और सी। वही डिस्टेंस फार्मूला, ये बी और ये सी, 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 और ये देखें 2 माइनस माइनस प्लस 3 होल का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, बी सी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25। तो तवज्जो करें तो ये सेम नहीं आ गया दोनों है? सेम आ गया ना। इसका मतलब इसका आंसर भी 41 आ गया। अब इसका निकालते, कोई भी आ जाए हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो इनके बराबर है, वो कोई सा भी आ जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था आइसोसेल ट्राइंगल फाइंड करना। और आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइडें आपस में बराबर हों। चलो तीसरी साइड निकाल के देखते हैं, ए सी क्या निकलती है। शाबाश। 2 - 3 -1 होल स्क्वायर, 2 - 1 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का अंडर रूट। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो मेन मकसद था हमने कोई सी दो साइडें जो है वो बराबर साबित करनी थी, तो वो स्टूडेंट्स आपने साबित कर दिया कि ए बी जो है वो बराबर है बी सी के। हैंस द गिवन पॉइंट्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4, इसका थर्ड पार्ट है। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। Is the parallelogram a square? Dear students, पहले जितने क्वेश्चन आपने किए ट्राइंगल के बारे में थे, आइसोसेल्स ट्राइंगल थी, उसके अलावा आपने राइट ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, और अब जो है ट्राइंगल से हट के एक चीज आ चुकी है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बेसिकली पैरेलल से निकला है। पैरेलल का मतलब है कि कोई एक ऐसी डायग्राम होगी जिस डायग्राम की दो साइडें आपस में बराबर होंगी। ये वाली दो साइडें x है तो ये भी x होगा, अगर ये y है तो ये y होगा। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी पैरेलल वाली दो साइडें आपस में बराबर हों, जैसे कि x x पैरेलल है, y y पैरेलल है, तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अगर वो बात कर रहे हैं इज अ स्क्वायर, यानी ऐसी पैरेललोग्राम इस तरह करके होती है। पैरेललोग्राम एक साइड उसकी यूं होती है पैरेललोग्राम, ठीक है, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर चला जाता है। असल पैरेललोग्राम ये है, ये भी x है और ये भी x है, ये भी y है और ये भी y है। अच्छा, क्वेश्चन ये पैदा होता है क्या ये स्क्वायर हो सकती है? यस और नो, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर तो ये वाला डिस्टेंस बराबर आ जाए इस डिस्टेंस के, तो फिर हम कह सकते हैं यस दिस पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। इसका मतलब इसका नाम हम ए का देंगे, इसको नाम बी का देंगे, इसको नाम सी का देंगे, इसको नाम डी का देंगे। ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी निकालेंगे तो वो बराबर होगा किसके? डी सी के। ये एक मसावात बन जाएगी। और इसी तरह ये ए डी करें या बी सी करें, कोई सा ले लें, ए डी ले लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा बी सी के, तो ये मसावात दो हो जाएंगी।
इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। और अगर इसी तरह यही डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए बी डी बराबर आ जाता है ए सी के, तो वहां से हम ये कहेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है किसका, एस क्यू यू ए आर ई, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर है किसका, ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए बी का। पॉइंट ए हमारे पास क्या है 5,2, पॉइंट बी हमारे पास क्या है -2,3। पहले ए बी निकाल लेते हैं, -2 -5 -2 होल का स्क्वायर प्लस 2 -3 होल का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा -7 उसका स्क्वायर प्लस -1 उसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 49 प्लस 1 यानी कि 50 का अंडर रूट। सी डी निकालने, वो भी 50 आना चाहिए क्योंकि पैरेलल है ना, तभी हम इसको पैरेललोग्राम का नाम दे सकते हैं जी। पॉइंट सी क्या है -3,4 और पॉइंट डी क्या है 4,-5 जी। 4 माइनस प्लस 4 + 3 होल का स्क्वायर प्लस -5 और यहाँ पे देखें -5, ये -5 है, चेक करें इसे, ये प्लस -3 -4 और ये हमारे पास है -3 और -4 जी। 4 माइनस प्लस 3 और -5 + 4 -5 + 4 होल का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 50। यानी ये दोनों साइडें तो बराबर हो चुकी हैं। अब इसको चेक करना है कि ए सी और बी डी क्या आपस में बराबर हैं, चेक करेंगे। ए सी, ये सी है ये ए है, -3 -5 कितना हो जाएगा -8 होल का स्क्वायर, फिर -4 -2 -6 होल का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ऐड करें तो 100 का स्क्वायर 10। लो जी, इसका मतलब इसका आंसर भी निकल आया। अब इसका निकालते हैं, क्या आ जाएगा बी और डी का, बी और डी का, ये डी है ये बी है, कितना हो जाएगा -4 -2 माइनस प्लस यानी 6 उसका स्क्वायर, ये है -5 और ये क्या है -3 -8, इसका मतलब ये बना 36 और ये बना 64, तो दोनों का आंसर 100 आ गया, इसका मतलब 10। हमें इस बात से पता चल चुका है कि ये जो गिवन पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर बना रहे हैं पैरेललोग्राम या नहीं। उसके लिए आपने ये फाइंड करना है बी सी और ए डी, और ए डी अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम उसे कहेंगे स्क्वायर है किसका, पैरेललोग्राम का। निकालें जी बी सी, ये बी है -2 -3 और ये सी है -3 -4, ये क्या बन जाएगा -2 + 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस 4 उसका स्क्वायर, यानी ये हमारे पास कितना बना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 3 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ऐड अप करें तो 50 का अंडर रूट। इसका मतलब अगर इसका 50 अंडर रूट आ जाता है तो ये स्क्वायर बन जाएगी, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं बनेगी जी। चेक करें जी, ए और बी को फाइंड करते हैं हम। ए और डी 4 -5 1 आ चुका है, 4 -5 इसका मतलब पहले वाला 1 तो आ चुका है। आगे देखते हैं -5 और -2
-5 and -2 which is equal to the -7. 1 plus 49, इसका मतलब इसका आंसर भी आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट हम लिखेंगे यस these given points A, B, C and D are the vertices of parallelogram which is also square। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर था